हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग ने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल स्टडी करी थी कि हम लोग का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है। और इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इससे हम लोग को क्या पता चला था कि डिमांड कर्व डीसी इज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक चीज़ ये, सेकेंड चीज़ ये हम लोगों को पता चला कि इट्स अ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज इट इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, दैट्स व्हाई इट्स अ negatively sloping demand curve which is based on law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोस, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो हम लोग का डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व है एंड इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ ऑफ डिमांड। एंड थर्ड, बिकॉज इट इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड पे बेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली रिलेटेड है किससे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम होगा उस कमोडिटी का एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम हुआ उस कमोडिटी का तो डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे उस कमोडिटी का। That's why it has an inverse relationship between price of the commodity and demand for the commodity. ठीक है, डिमांड कर्व के बारे में इतना समझ में आया। अब जो है why does a demand curve slopes इस चीज़ के पीछे कि ये नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है, why does it slope from left to right? It's a downward sloping curve, right? So there are certain factors behind this. वो क्या क्या reasons है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज योर इनकम इफेक्ट, इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड फिफ्थ इज सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें से ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर बार हमेशा आता है फ्रॉम योर स्कूल टाइम से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, एंड इज द मेन रीजन बिहाइंड योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि ये होता क्या है। अब डिमिनिशिंग से पता चल रहा है, हेडिंग से पता करिए। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, फिनिश होना, धीरे धीरे करके खत्म होना। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। मार्जिनल इज योर एडिशन, एक यूनिट को ऐड कर देने से या एक्स्ट्रा एक यूनिट को मार्जिनल कहते हैं। यूटिलिटी इज योर सैटिस्फैक्शन, जो सैटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है कमोडिटी के कंज्यूम करने से, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। अब इससे क्या समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, विथ एन इंक्रीज इन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, COMM इज योर कमोडिटी, gives lesser satisfaction to the consumer. एक एक्स्ट्रा, जितनी बार आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे कमोडिटी का, उतनी ही बार आपको धीरे धीरे करके सेटिस्फैक्शन कम मिलता रहेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब कर रही हूँ। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपने एक बर्गर ऑर्डर किया जिसका सेटिस्फैक्शन जब आपने खा लिया तो आपको 10 यूटिल्स का मिला। इट इज यूटिल्स मतलब ये नंबर ऑफ कमोडिटी जो आप कंज्यूम करोगे एक बर्गर का। एक बर्गर आपने खाया, 10 यूटिल्स, फुल सेटिस्फैक्शन दिया। ठीक है, सेकेंड इज योर, जब आपने फिर एक और बर्गर ऑर्डर किया जो कि 1+1, जो कि आपने 2 बर्गर खाया, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम हुआ, आपको मे बी 6 का मिला हो सेटिस्फैक्शन। अगर 10 में से काउंटिंग करते हैं, 10 के स्केल में से आपको 6 लेवल का यूटिल्स मिला, मतलब 6 लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर आपने एक और बर्गर खाया जो कि लाइक नहीं खाना था, खा लिया, उतना पेट में जगह नहीं है, जो कि 3 हुआ। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन
मतलब और कम हो गया 3 का हो गया। अब ज़बरदस्ती एक और जब आपने बर्गर खाया तो सेटिस्फैक्शन 4 का हो गया। मतलब जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन यूटिल्स जो है उस कमोडिटी के कंज्यूम करने से कम होता चला जा रहा है। तो व्हाट डज इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टेट? इट स्टेट विद एवरी एडिशनल, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे उस कमोडिटी का, आपका वो कमोडिटी लेसर सेटिस्फैक्शन देता चला जाएगा टू द कंज्यूमर। इतना समझ में आया? अब second point is your marginal utility. MU is your marginal utility of a commodity falls with the increase in consumption. MU जो है with every increase in your consumption, जैसे आप increase कर रहे हो, 1 से 2 किया, 3 किया, 4 किया, ठीक है, जितना जितना आप कंजम्पशन अपना इंक्रीज करोगे उस कमोडिटी का, उतना उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता चला जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा जो आप कंज्यूम करोगे उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होता चला जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन, विद एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन योर एमयू फॉल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? थर्ड इज योर कंज्यूमर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में आया, खासकर ये आईएससी के बच्चों के लिए जो क्लास 12 में, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईएससी के लिए। एमयू का क्या रोल होगा यहाँ पे? तो ये इट फॉल्स विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन, कब, किस टाइम अपना सेटिस्फैक्शन, मतलब कंज्यूमर को कब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपनी कमोडिटी से? व्हेन एमयू ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस कमोडिटी के प्राइस से इक्वल होगा तो कंज्यूमर क्या अटेन करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। यहाँ पे जब MU इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। इस केस में व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस, इस केस में आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या अटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज हेंस लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी विल बी परचेज व्हेन प्राइस फॉल्स। ठीक है, बिकॉज MU फ्रॉम एडिशनल यूनिट फॉल्स। कब सबसे ज्यादा परचेज किया जाएगा? जब प्राइस फॉल हो जाएगा, तब कंज्यूमर जो है ज्यादा कमोडिटी परचेज करेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा? MU जो है MU फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं विद योर इनकम इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं सेकेंड के साथ। सेकेंड पॉइंट इज योर इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट कैसे रीजन बनता है आपके डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने से? इनकम इफेक्ट होता क्या है? अ चेंज इन डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। समझना थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। अ चेंज इन डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, रियल इनकम की वजह से, इस रियल इनकम की वजह से जो हमारे डिमांड में चेंज आया, और ये रियल इनकम क्यों, किस लिए बदला? रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने के वजह से जो रियल इनकम में चेंज आया, और जो रियल इनकम में चेंज आने की वजह से कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज आया, उस इफेक्ट को पूरा क्या बोला गया है? इनकम इफेक्ट। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि पहले तो चीज़ ये कि रियल इनकम क्या है। रियल इनकम आपका परचेजिंग पावर शो करता है कि आपके पास एबिलिटी टू पे है या नहीं, आपका कितना परचेजिंग पावर है उस चीज़ को खरीदने का। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए 50 रुपये पे हम लोग 1 kg एप्पल खरीद पा रहे थे। ठीक है, अब ये 50 रुपये कम होके 25 रुपये हो गया। ठीक है, 50 फॉल्स टू योर 25 रुपीज़। 25 रुपये में अब हम लोग 1 kg एप्पल खरीद पा रहे हैं। मतलब कि जब ये प्राइस फॉल हुआ 50 से 25 हो गया, तो समझ लीजिए अब 50 रुपये में हम लोग 2 kg एप्पल खरीद पाएंगे। इतना समझ में ट्रिकी तो नहीं लग रहा ज़्यादा? जब 50 रुपये था तो हम लोग 1 kg एप्पल खरीद रहे थे,
अब उसका दाम गिर के, प्राइस गिर के 25 रुपये का हम लोग 1 kg एप्पल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यही जो 25 रुपीज़ बच गया, ठीक है, ये जो 25 रुपीज़ अलग से बचा, या तो हम लोग इससे ज़्यादा कमोडिटी डिमांड करेंगे, ठीक है, या तो डिमांड बढ़ जाएगा कमोडिटी का, या तो हम लोग ज़्यादा एप्पल परचेज कर पाएंगे, या तो कोई और कमोडिटी हम डिमांड कर सकते हैं, या फिर इस बचे हुए पैसे से 25 रुपये से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो 25 रुपये बचा, ये हमारा परचेजिंग पावर और थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज ऑफ योर फॉल इन योर प्राइस। तो क्या सीखा हम लोग ने, जैसे ही प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, ठीक है, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा किस वजह से, क्योंकि हमारा रियल इनकम इंक्रीजेस। जो हमारा रियल इनकम है उसके इंक्रीज के वजह से, जैसे ही प्राइस गिरा, ठीक है, 50 से 25 हुआ, हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अब हम लोग का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं। ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं इसका मतलब हम लोग अब डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, कमोडिटीज ज़्यादा खरीद सकते हैं। जहाँ हम लोग 50 पे 1 kg खरीद रहे थे, 50 का 25 हुआ, तो अब 50 रुपये में 2 kg एप्पल खरीद सकेंगे। या तो एप्पल ज़्यादा खरीद लेंगे, या तो कोई और कमोडिटी की डिमांड हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेव कर सकते हैं इसी बढ़े हुए पैसे से। समझ में आया? ये पूरे इफेक्ट को इसीलिए इसको इनकम इफेक्ट कहा गया है। हेंस फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी causes increase in the real income। जैसे ही प्राइस गिरा 50 से 25 पे हुआ, इंक्रीज, हमारा जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया, एंड देयर बाय इंक्रीजेस इन द डिमांड, जिसकी वजह से हम लोग इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? इनकम इफेक्ट ईजी था। थर्ड इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? It states that a change in a relative price of a substitute good has on the quantity demanded। लास्ट मैंने वीडियोस में मैंने ये आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने आपको समझाया था कि रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड होता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। रिलेटेड गुड्स में 2 चीज़ें थी, एक सब्स्टिट्यूशन गुड था, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड था। ये दोनों चीज़ें क्या है आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी के लिए ये क्या है, जब हम लोग स्टेज अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस मतलब प्राइस जब एक दूसरे से रिलेटेड हो ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स आर योर टी एंड कॉफ़ी, मतलब अगर आप चेंज भी कर रहे हैं और उसके सब्स्टिट्यूट में आप जा रहे हैं, जैसे आप टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप अपने उसको सब्स्टिट्यूट करके आप कॉफ़ी पीने लग गए, ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन उतने ही लगभग के लेवल का मिल रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक दूसरे के बिहाफ में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। टी की जगह कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी की जगह टी पी लिया। अब मान लीजिए टी और कॉफ़ी है, ठीक है, टी का जो रेट है 10 रुपीज़ है, कॉफ़ी भी 10 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है, दोनों का प्राइस सेम है। अब क्या हुआ, टी का जो रेट है वो 10 से 15 रुपये इंक्रीज हो गया, ठीक है, 10 से 15 रुपये हो गया, लेकिन कॉफ़ी की जो प्राइस है वो उतनी ही है, 10 रुपये जैसे थी उतनी ही है। इसके प्राइस के इंक्रीज करने से कॉफ़ी जो है रिलेटिवली चीपर हो गया। कॉफ़ी नाउ हैज बिकेम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसका प्राइस अनचेंज है। चेंज तो यहाँ पे आया है ना टी के प्राइस में, तो टी महंगी होने के वजह से कॉफ़ी का प्राइस वही उतना ही है, जो कि अब रिलेटिवली चीपर है टी के जगह, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अपने आप को टी से शिफ्ट कर दिया कॉफ़ी पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉफ़ी इज नॉट रिलेटिवली चीपर। ये जो शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन गुड के प्राइस पे इंक्रीज, जो कमोडिटी है उसके प्राइस पे इंक्रीज होने से उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी लेने लगे, बिकॉज नाउ कॉफ़ी हैज बिकम रिलेटिवली चीपर। इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, जिसके वजह से एक जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस है उसको वो इंक्रीज हो गया, और जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका
उतना प्राइस उतना ही रहा, इट इज अनचेंज प्राइस अनचेंज है, बट नाउ इट हैज बिकम रिलेटिवली चीपर, ठीक है, जिसके वजह से लोग शिफ्ट कर गए टूवर्ड्स कॉफ़ी। और ये जो शिफ्ट इन डिमांड हुआ, अब तो कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा हो गया ना, कॉफ़ी का डिमांड जो है बढ़ गया, टी का डिमांड फॉल हो गया, ठीक है। ये जो शिफ्ट हुए लोग टी से कॉफ़ी की तरफ और कॉफ़ी का जो डिमांड बढ़ गया, इस इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। रिलेटिवली प्राइस, जो रिलेटिव प्राइस है, अब ये कॉफ़ी रिलेटिवली चीपर है टी से, पूरे इफेक्ट को बोला गया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये जो दोनों इफेक्ट हैं, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ कर्व में। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से हम लोग ने अलग अलग पढ़ा है दोनों को, बट जब प्रैक्टिकल में आता है तो ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, ये लोग अलग अलग नहीं अकर करते हैं। एंड दैट्स वाई जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ऐड किया जाता है तो ये दोनों मिल के बनाते हैं क्या, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट ऑफ अ कमोडिटी, ये दोनों इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिल के बनाते हैं। तो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ और फिफ्थ हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। स्टार्ट करते हैं विथ योर फोर्थ पॉइंट विच इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। कैसे आप किसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर्स इंक्रीज कर सकोगे। A fall in the price of a commodity, COMM is a commodity, leads to increase in the quantity demanded due to income and substitution effect. Income and substitution effect पढ़ा। A fall in the price of commodity, simple and straightforward बोला जाए तो जिस हिसाब से प्राइस रखोगे उसी हिसाब से आप कंज्यूमर अट्रैक्ट करोगे। प्राइस ज़्यादा रखा, हायर लेवल पे रखा तो सिर्फ लग्जरी, जैसे लग्जरी गुड्स में तो वो अपर मिडिल क्लास फैमिली या रिच क्लास फैमिली को ही अट्रैक्ट करोगे। थोड़ा सा और नॉमिनल रखा तो मिडिल क्लास भी आ सकेंगे, लोअर मिडिल क्लास भी आ सकेंगे, और थोड़ा सा कम प्राइस रखा तो पुअर क्लास वाले भी आ सकेंगे। तो इस हिसाब से सारे हाउस होल्ड कवर कर सकेंगे। तो जिस हिसाब से प्राइस रखोगे उसी हिसाब से कमोडिटी का डिमांड आएगा। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, और जिस हिसाब से डिमांड क्योंकि ज़्यादा आएगा हायर द कंज्यूमर्स भी उसी कमोडिटी का ज़्यादा होगा। समझ में का लेस द प्राइस हायर द डिमांड हायर विल बी योर कंज्यूमर्स, ठीक है। और अगर प्राइस ज़्यादा हुआ, जैसे लग्जरी गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, उस केस में डिमांड भी कम होता है और कंज्यूमर भी उन लग्जरी गुड्स के कम होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ये चीज़। फिफ्थ इज सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। बहुत ईजी है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। जैसे एक कमोडिटी है उसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी ये कमोडिटी है, इसके काफ़ी सारे आप यूजेस इसके हैं। तो किस तरीके से यूजेस को डिवाइड किया जाता है, उसके प्राइस के हिसाब से यूजेस को डिवाइड किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हाई होगा, ठीक है, हाई के केस में मतलब आपको बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है। मतलब सिर्फ लाइट, पंखा, एसी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उतना ही इस्तेमाल करोगे, उतने में ही रहोगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कि इतने यूनिट गिर गया, प्राइस कम हो गया, तो आप लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कुकिंग स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पल कुकिंग स्टार्ट कर दिया, इंडक्शन वगैरह या अवन वगैरह, तो जिस हिसाब से प्राइस होगा उसी हिसाब से उस कमोडिटी का यूज़ होगा। समझ में? हाई प्राइस में इंपॉर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं करोगे, और कम प्राइस में और भी बाकी इंपॉर्टेंट के बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको भी इस्तेमाल करना पसंद करोगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आया। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ईजी था, तो सिर्फ आज इतना रखा और ये टॉपिक जो है आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन टू योर लॉ ऑफ डिमांड विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चैप्टर में एक्चुअली सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब में इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन रिपीट होके ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
And thank you so much for watching my videos. Stay safe, stay healthy. Bye.